ऐश के टोटल 13 फॉसिल्स में से 4 ऐसे फॉसिल थे जो कि रिवाइवर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। एंड इसके काफ़ी हाई चांसेस थे कि इनमें से कोई ना कोई फॉसिल किसी रेयर पोकेमॉन का हो सकता है। इन 4 में से 3 फॉसिल तो परफेक्ट कंडीशन में थे, पर एक फॉसिल निकालते हुए ऐश से टूट गया था और अब वो रिवाइवर से पूछता है कि क्या इस फॉसिल को रिवाइव किया जा सकता है। रिवाइवर कहता है सच बताओ तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस फॉसिल को रिवाइव नहीं किया जा सकता। मैं हमेशा फॉसिल को काफी आराम से निकालता हूँ और अभी तक मेरे हाथ से कोई भी फॉसिल नहीं टूटा है। तुम्हें भी फॉसिल को थोड़ा आराम से निकालना चाहिए था। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं क्योंकि ये फॉसिल भी किसी रेयर पोकेमॉन का हो सकता था। रिवाइवर कहता है कोई बात नहीं, डिसअपॉइंट मत हो, क्योंकि मैं खुद एक फॉसिल एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मेरे पास और भी काफी सारे फॉसिल एक्सपर्ट्स के साथ कॉन्टैक्ट है, तो शायद उनको इस केस में ज्यादा नॉलेज होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस फॉसिल को भी रिवाइव करने की। बाकी तुम एक हफ्ते बाद आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे फॉसिल्स रिवाइव करके दे दूंगा। ये सुनकर ऐश काफी खुश हो जाता है और रिवाइवर को थैंक यू बोलकर उससे हाथ मिलाता है एंड कहता है ठीक है रिवाइवर, हम एक हफ्ते बाद मिलते हैं। वेल अब ऐश और उसके फ्रेंड जिम से बाहर आ जाते हैं। सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ये जानने के लिए कि आखिर उन फॉसिल में से कौन से पोकेमॉन रिवाइव होने वाले हैं। बट ये एक मिस्ट्री थी जो कि एक हफ्ते बाद ही सॉल्व होने वाली थी। मिस्ट्री कहती है कि एक हफ्ता काफी लंबा टाइम होता है, क्यों ना हम तब तक अपने सेकंड या फिर थर्ड टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करें और तब हमें हमारे फॉसिल पोकेमॉन्स भी मिल जाएंगे। मिस्ट्री का आइडिया काफी अच्छा था। ऐश एक हफ्ता बर्बाद करना अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसको जल्द से जल्द टास्क कंप्लीट करने थे एंड फिर सारे के सारे जिम लीडर्स को डिफीट करके पार्टिसिपेट करना था पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में। ऐश कहता है ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड टास्क की तरफ। ऐश अपने स्मार्ट डेस्क को बाहर निकालता है एक और बार देखने के लिए कि आखिर सेकंड टास्क क्या था। वो कहता है स्मार्ट डेस्क, क्या तुम हमें दोबारा से सेकंड चैंपियन जिम के लिए टास्क दिखा सकते हो। स्मार्ट डेस्क कहता है जरूर, ये रहे तुम्हारे सारे के सारे टास्क। वेल इसमें दिखाया जाता है कि सेकंड टास्क था कि ऐश को एट्रो रीजन के किसी भी एक स्टार्टर पोकेमॉन का शाइनी फॉर्म कैच करना है, जो कि एक काफी हार्ड टास्क था। मिस्ट्री कहती है वेल ये टास्क डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि वैसे भी स्टार्टर पोकेमॉन्स काफी रेयर माने जाते हैं। ये उतनी आसानी से नहीं दिखते जैसे कि नॉर्मल पोकेमॉन्स दिख जाते हैं और इनका शाइनी फॉर्म तो और भी ज्यादा रेयर होता है। ब्रॉक कहता है पिछली बार तो हमें किसी भी एक रैंडम शाइनी पोकेमॉन को कैच करना था, बट उसमें भी हमें काफी टाइम लग गया था। बट इस बार हमें नाम और डिटेल के साथ बताया गया है कि हमें किस शाइनी पोकेमॉन को कैच करना है एंड ये पिछली बार के मुकाबले काफी हार्ड होने वाला है। सैना कहती है कि हमें एट्रो रीजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। पिछली बार एक रैंडम वाइल्ड पोकेमॉन कैच करने के लिए भी हमें एक एट्रो के पोकेमॉन ट्रेनर रे की जरूरत पड़ी थी एंड इस बार का टास्क तो उससे 10 गुना ज्यादा हार्ड है। हमें शायद रे को दोबारा से कॉल करना चाहिए। ऐश कहता है कि हाँ ये सही आइडिया है। वो अपने स्मार्ट डेस्क का यूज करके रे को कॉल लगाता है जो कि शाइनी हंटिंग कर रहा होता है, बट क्योंकि ये रिक्वेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ऐश केचम के तरफ से आई थी, वो इस रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता था एंड वो कहता है कि तुम लोग वोल्केनिक सिटी में रहो, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। कुछ टाइम के वेट के बाद रे वोल्केनिक सिटी में पहुंच जाता है एंड वो ऐश और उसके फ्रेंड से मिलता है, जहाँ पर ऐश दूसरा टास्क रे को एक्सप्लेन करता है और कहता है क्योंकि तुम शाइनी एक्सपर्ट हो, हमने सोचा कि तुम्हें बुलाना परफेक्ट होगा। रे कहता है बिल्कुल, तुमने मुझे बुलाकर काफी अच्छा किया, बट उससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। किसी भी और रीजन की तरह एट्रो में भी 3 स्टार्टर पोकेमॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला है वाटर और डार्क टाइप का हाइड्रोविल, सेकंड है फायर और ग्राउंड टाइप का फायरून, वहीं पर थर्ड है ग्रास और साइकिक टाइप का फॉरेस्टर। तुम अपने स्मार्ट पोकेडेक्स का इस्तेमाल करके इन तीनों ही पोकेमॉन्स की फुली इवॉल्व फॉर्म में इमेजेस भी देख सकते हो। ऐश अपने स्मार्ट डेस्क में इन तीनों ही पोकेमॉन का नाम लेता है और उसको तीनों पोकेमॉन का बायोडेटा के साथ इमेज भी देखने को मिल जाती है। तीनों पोकेमॉन सॉलिड लग रहे थे। ब्रॉक कहता है ये स्टार्टर पोकेमॉन्स यूनिक हैं, ये हमारे वर्ल्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। रे कहता है क्योंकि तुम वर्ल्ड चैंपियन हो तो शायद तुम्हें पता होगा कि स्टार्टर पोकेमॉन्स काफी रेयर होते हैं एंड इसीलिए इनका शाइनी फॉर्म और भी रेयर हो जाता है। यही रीजन है कि आज तक मैंने कोई भी स्टार्टर शाइनी पोकेमॉन को कैच नहीं किया है, बट ये मेरा एक सपना है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। ऐश कहता है तो रे क्या तुम हमारी हेल्प नहीं कर सकते हो। रे कहता है नहीं नहीं, तुम एक वर्ल्ड चैंपियन हो और मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करने की कोशिश करने वाला हूँ। पिछले बार की तरह मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं तुम्हें एक स्टार्टर शाइनी पोकेमॉन कैच करवा के ही रहूंगा। ये काफी टफ होने वाला है, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी जगह थी जहाँ पर ऐश और उसके फ्रेंड्स फॉसिल ढूंढने गए थे। ऐश कहता है ऑलराइट, तुम एक शाइनी एक्सपर्ट हो और तुम हमारी जितनी हेल्प करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। रे कहता है सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि भले ही मैंने कोई स्टार्टर शाइनी पोकेमॉन को कैच नहीं किया है, बट एक बार मैंने एक स्टार्टर पोकेमॉन का शाइनी फॉर्म देखा था और ये था फॉरेस्टर का। हाँ ये एट्रो का ग्रास टाइप स्टार्टर पोकेमॉन है जिसकी सेकेंडरी टाइपिंग साइकिक टाइप है और मैंने इसको मिजरी फॉरेस्ट में देखा था। इस फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे पोकेमॉन्स और पोकेमॉन ट्रेनर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा होती है। ऑल्सो फॉरेस्टर पोकेमॉन स्पीड में भी काफी फास्ट होता है। इन्हीं सारे रीजन के चलते फॉरेस्टर मेरे हाथ से छूट गया। मैं उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाया था, बट अगर किसी पोकेमॉन ट्रेनर ने उसको अभी तक नहीं कैच किया होगा
तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि शाइनी फॉरेस्टर अभी भी उसी फॉरेस्ट के अंदर होगा, बट हाँ उसको ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वैसे भी फॉरेस्टर पोकेमॉन काफ़ी छुप कर रहने के लिए जाने जाते हैं। और क्योंकि हम इतने बड़े जंगल में जहाँ पर हज़ारों पोकेमॉन्स रहते हैं वहाँ पर एक स्पेसिफिक पोकेमॉन को ढूंढने जा रहे हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ऑल्सो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि इसके बाद भी हमें वो शाइनी फॉरेस्टर दिख जाए। अगर शाइनी फॉरेस्टर नहीं दिखता है तो हम उसके बाद प्लान बी स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम हाइड्रोविल या फिर फायरून के शाइनी फॉर्म को अलग अलग जगह पर ढूंढने वाले हैं। ऑल्सो हम उस आइलैंड पर भी जाएंगे जहाँ पर काफ़ी सारे शाइनी पोकेमॉन्स मिलते हैं, बट मेरा पहला टारगेट होने वाला है ग्रास टाइप का स्टार्टर शाइनी पोकेमॉन यानी कि फॉरेस्टर। चलो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ऐश, उसके फ्रेंड्स और रे रेडी हो जाते हैं और अपने फ्लैंक टाइप पोकेमॉन्स के ऊपर बैठकर निकल जाते हैं मिजरी फॉरेस्ट की तरफ, जहां पर वो एक काफ़ी ज़्यादा हार्ड मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। कुछ घंटों के ट्रैवल के बाद उनको आसमान से एक काफ़ी घना फॉरेस्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। रे कहता है यही मिजरी फॉरेस्ट है। जितना घना ये फॉरेस्ट है उतने ही ज़्यादा यहाँ पर पोकेमॉन्स भी पाए जाते हैं। इनमें से ज़्यादातर ग्रास टाइप हैं, जो कि अच्छी तरीके से इस इन्वायरमेंट में छुपना जानते हैं। कुछ पोकेमॉन्स पेड़ पर रहते हैं, वहीं पर कुछ बुश के पीछे छुपे हुए होते हैं। इसीलिए हमें पूरी तरह से अलर्ट रहकर इन पोकेमॉन्स को ढूंढना होगा। वेलाबैश, उसके फ्रेंड्स और रे उस फॉरेस्ट के अंदर लैंड करते हैं और लैंड करते ही उनको अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पर कितने सारे पोकेमॉन्स मौजूद थे। चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ अलग अलग तरह के पोकेमॉन्स की आवाज़ आ रही थी और उनके सामने से एक डियर की तरह दिखने वाले पोकेमॉन्स का ग्रुप भी गुजरता है, जिनको वो ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं और वो ग्रुप भी काफ़ी शांति से निकल जाता है। ब्रॉक कहता है वाह, मैंने काफ़ी सारे फॉरेस्ट देखे हैं, पर शायद ही किसी फॉरेस्ट के अंदर यहाँ के तरह पोकेमॉन्स की पॉपुलेशन होगी। यहाँ पर तो हर एक कोने में भर भर के पोकेमॉन्स है। मिस्टी कहती है ब्रॉक, तुमने बिल्कुल सही कहा। कुछ टाइम पहले हम एक ऐसी जगह पर थे जहाँ पर कोई भी पोकेमॉन देखने को नहीं मिल रहा था, और अब हम एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर पोकेमॉन्स की कोई भी कमी नहीं है। रे कहता है ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। रे अपने बैग से एक डिवाइस को बाहर निकालता है। ऐश कहता है रे ये कैसा डिवाइस है? पिछली बार जब हम शाइनी पोकेमॉन ढूंढ रहे थे तब तुमने इस डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया था। रे कहता है वेल, इस डिवाइस को मैंने खुद से बनाया है और ये हमारी हेल्प करता है शाइनी पोकेमॉन्स को स्कैन करने में। ये डिवाइस आसपास के एरिया को स्कैन करता है और अगर इसको कोई एबनॉर्मल पोकेमॉन देखने को मिलता है तो वो इस डिवाइस पर मार्क हो जाता है। वहीं पर नॉर्मल पोकेमॉन्स इस डिवाइस पर मार्क नहीं होते। मैं इस डिवाइस को सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ करता हूँ जब मुझे कोई पर्टिकुलर टाइप के या फिर एक अल्ट्रा रेयर शाइनी पोकेमॉन को कैच करना होता है। ऑल्सो हम इस डिवाइस के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले इस डिवाइस को बनाया है और ये परफेक्ट नहीं है।